साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं पेंशन प्रहरी। कुछ दिनों से हमारे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर नई पेंशन और पुरानी पेंशन में क्या अंतर है, इसका एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए। साथ ही बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। तो आइए आज इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नई पेंशन अर्थात एनपीएस और पुरानी पेंशन अर्थात ओपीएस में मूलभूत अंतर क्या है। इसको पॉइंट वार हम लोग देखेंगे। 10-12 पॉइंट हमने तैयार किया है। उसमें पहला पॉइंट है, पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए जीपीएफ की सुविधा मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जो भी 1 जनवरी 2004 के पहले केंद्र में या जिन जिन तिथियों से अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन समाप्त हुई है, उसके पहले जो लोग पुरानी पेंशन व्यवस्था में थे उनके वेतन से जीपीएफ कटता है और उस जीपीएफ पर एक निश्चित दर में ब्याज मिलता है, प्रतिवर्ष उसमें जमा होता है। जबकि एनपीएस का जो कर्मचारी है उसके लिए जीपीएफ की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके वेतन से और महंगाई मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 10% हर माह एनपीएस के रूप में कटता है, जिस पर कोई निश्चित न तो ब्याज है न कोई रिटर्न की गारंटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पुरानी पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। जो लोग पुरानी पेंशन में हैं उनको पेंशन सरकार मुफ्त में देती है, अर्थात उसके लिए उनकी कोई कटौती नहीं होती है। जबकि एनपीएस वालों को पेंशन देने के नाम पर उनके वेतन से 10% की कटौती हर माह की जा रही है। नंबर 3, पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय एक निश्चित पेंशन, जो इस समय वर्तमान में अंतिम मूल वेतन का 50% है, वो गारंटेड है कि इतना मिलेगा। लेकिन नई पेंशन योजना में पेंशन कितनी मिलेगी यह निश्चित नहीं है। यह पूरी तरह से शेयर मार्केट पर आधारित है और इसीलिए बार बार हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एनपीएस में बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी रिटायर हुए हैं, जिनको 500 रुपये, 800 रुपये, 1000, 1200, 2000 ऐसे पेंशन मिल रही है। अगर ये पुरानी पेंशन व्यवस्था में होते तो इनका जो अंतिम मूल वेतन था उस मूल वेतन का 50% कम से कम पेंशन बनी होती। नंबर 4 अंतर, पुरानी पेंशन सरकार देती है। गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये मुद्दा है। पुरानी पेंशन जो होता है वो ट्रेजरी से मिलता है और सरकार देती है, जबकि नई पेंशन व्यवस्था में पेंशन जो मिलेगा वो बीमा कंपनी देगी। और बीमा कंपनी आप जानते हैं कि लाभ के लिए काम करती है। यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप सरकार से नहीं लड़ेंगे बल्कि बीमा कंपनी से आपको लड़ना पड़ेगा। और ये हमारे ख्याल से बहुत बड़ा जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं एनपीएस में, उनके साथ बहुत बड़ा यह अन्याय है। नंबर 5 अंतर, पुरानी पेंशन पाने वालों के लिए रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी, आप जानते हैं रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलता है। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी जो अंतिम वेतन के अनुसार प्रति वर्ष की सेवा पर 15 दिन का वेतन और अधिकतम 16.5 माह का वेतन एक मुश्त सरकार द्वारा दिया जाता है रिटायरमेंट के समय, वो मिलता है। जबकि नई पेंशन वालों के लिए व्यवस्था लागू नहीं है। पुरानी पेंशन वालों को, नंबर 6 जो अंतर है, पुरानी पेंशन वालों को सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेच्युटी मिलती है, जो 7th पे कमीशन में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जबकि नई पेंशन में डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा समाप्त कर दी गई है। कुछ बिंदु ऐसे हैं जो 2016 के बाद जो संघर्ष हुआ है अटेवा द्वारा, एनएमओपीएस द्वारा, तो इस एनपीएस के कुछ पॉइंट्स में बदलाव किया गया है, उसकी जानकारी हम देंगे। पहले अंतर आपको बता देते हैं। नंबर 7 अंतर, पुरानी पेंशन में आने वाले लोगों को सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती है तथा मृतक आश्रित को नौकरी भी मिलती है। जबकि नई पेंशन योजना में मृतक आश्रित को पारिवारिक पेंशन और नौकरी की सुविधा नहीं मिलती है। अंतर नंबर 8, पुरानी पेंशन पाने वालों को हर 6 माह पर महंगाई और हर 10 वर्ष पर जो वेतन आयोग बनता है उन वेतन आयोग की सिफारिशें पुरानी पेंशन वाले लोगों पर लागू होती हैं।
जबकि नई पेंशन में फिक्स पेंशन मिलता है। इसमें न तो महंगाई भत्ता मिलता है और न ही 10 वर्ष पर लगने वाला वेतन आयोग का लाभ मिलता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 2020 में रिटायर हो जाए, उसकी पेंशन 10,000 बन जाए, 5,000 बन जाए, तो वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उतना ही पेंशन पाता रहेगा, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। जबकि आप देखते हैं कि महंगाई रोज दिन प्रतिदिन बढ़ती है। सरकार हर 6 महीने बाद 4%, 3%, 5%, 10% महंगाई घोषित करती है। वो महंगाई आपके वेतन में तो बढ़ता है, लेकिन एनपीएस में अगर आप हैं तो ये महंगाई नहीं बढ़ेगा और आप जो पेंशन फिक्स हो गई है उसी पेंशन पर आप आश्रित रहेंगे और आपका जीवन दुभर हो जाएगा। अंतर नंबर 9, पुरानी पेंशन वालों के लिए जीपीएफ से आसानी से लोन लेने की सुविधा है, जबकि नई पेंशन योजना में लोन लेने की कोई सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ जिनकी होती है, जरूरत पड़ता है तो तत्काल लोन ले लेते हैं, लेकिन एनपीएस में आप लोन नहीं ले सकते। बहुत ही कठिन प्रक्रिया है, कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाल भी सकते हैं। तो आपका जो पैसा जमा है केवल उसका 25% ही आप निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा की निकासी आप नहीं कर सकते। अंतर नंबर 10, पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ निकासी पर जो रिटायरमेंट के समय जीपीएफ निकलता है उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, जबकि नई पेंशन योजना में रिटायरमेंट पर जो कि 60% पैसा एनपीएस का कर्मचारी को वापस मिलता है, उस पर टैक्स सरकार को देना पड़ता है और टैक्स काटने के बाद ही आपको पैसा वापस मिलता है। अंतर नंबर 11, जीपीएफ पर ब्याज दर निश्चित है, जबकि एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट पर है। अभी हमने आपको पहले भी बताया कि जीपीएफ पर ब्याज हर वर्ष सरकार घोषित करती है कि इस वर्ष जीपीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा, इस वित्तीय वर्ष में क्या ब्याज रहेगा, लेकिन एनपीएस में कोई ब्याज दर निश्चित नहीं है, पूरी तरह से शेयर पर आधारित है। शेयर अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट अगर गिर गया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। अभी आपने देखा कोरोना के समय में हम सभी साथियों का 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार रुपए एनपीएस माइनस में चला गया था। और मान लीजिए कि हमारे रिटायरमेंट के समय यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही दुखदाई होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के समय शेयर गिर गया तो उसी के अनुसार आपको भुगतान होगा और आपका पैसा आधा अधूरा मिलेगा। अंतर नंबर 12, पुरानी पेंशन में न्यूनतम पेंशन निर्धारित है, जो कि इस समय 7,500 रुपए है, जबकि एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पेंशन 200 रुपये मिले, 500 मिले, 0 मिले या नहीं मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप पुरानी पेंशन में हैं तो आपको एक गारंटेड है, चाहे वो चपरासी की नौकरी से रिटायर हो, सफाई कर्मी की नौकरी से रिटायर हो या किसी भी पद से रिटायर हो, उसको कम से कम 7,500 रुपये पेंशन मिलती है। इससे कम पेंशन नहीं बन सकती। लेकिन एनपीएस में कोई न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था नहीं है। पेंशन 0 भी हो सकता है, पेंशन 10,000 भी हो सकता है, पेंशन 20,000 भी हो सकता है। पेंशन की कोई निश्चित सीमा नहीं है और इसलिए आज हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो एनपीएस में रिटायर हैं वो बहुत मामूली पेंशन, जो वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन से भी कम पेंशन है, उस पर गुजारा करने को मजबूर हैं। तो साथियों, आपने देखा ये नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना में क्या अंतर है। दूसरा जो टॉपिक इसमें था कि क्या एनपीएस अनिवार्य है। अगर आप केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की अधिसूचना को देखें, जो कि एनपीएस लागू करते समय जारी की गई थी, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है। इसकी हम लोगों ने पुष्टि भी करी। पुष्टि करने के लिए हम लोग जन सूचना अधिकार के तहत कुछ सूचनाएं हम लोगों ने मांगा है और उन सूचनाओं से भी स्पष्ट है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।
आम पब्लिक के लिए ऐच्छिक रखा गया है। कोई चाहे तो लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन अगर आप सरकार की सेवा में हैं, सरकारी सेवक हैं, चाहे वो केंद्र के हैं या किसी राज्य के हैं, तो आपको एनपीएस लेना आपके लिए बाध्यकारी है। अब बात आती है कि हमारे कुछ साथी कहते हैं कि एनपीएस हम नहीं लेंगे, या एनपीएस लेने से हमको क्या फायदा है, एनपीएस हम नहीं कटवाएंगे, उसके लिए शपथ पत्र भी बनवा के दे देते हैं। साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। इस पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा विचार मंथन किया है और चर्चा परिचर्चा किया है। अभी आपको हमने जो अंतर बताए 12, उन 12 अंतरों में आप देखेंगे कि 2016 के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार ने उसमें कई चीजों की व्यवस्था बदल दी जो एनपीएस में नहीं था। क्या क्या नहीं था? सबसे पहला चीज कि मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं थी एनपीएस वाले लोगों के लिए। मृतक आश्रित के नियुक्ति की व्यवस्था 2016 के बाद सरकार ने जीओ जारी करके कर दिया। ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं थी एनपीएस वालों के लिए, ग्रेच्युटी को भी सरकार ने एनपीएस में लागू कर दिया। डेथ ग्रेच्युटी की व्यवस्था नहीं थी, डेथ ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी सरकार ने लागू कर दिया। उसके बाद से मृतक आश्रित की नियुक्ति की व्यवस्था नहीं थी एनपीएस वालों के लिए, तो इसको भी बदलते हुए सरकार ने मृतक आश्रित की नियुक्ति देने का भी प्रावधान कर दिया। 30 अप्रैल 2018 को जो दिल्ली में रैली हुई, उसके बाद से सरकार ने अपना जो एनपीएस का अंशदान था उसको 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। साथियों, आप जानते हैं कि संघर्ष के बदौलत काफी चीजें मिल रही हैं और काफी चीजें मिली हैं। बाय द वे, आप सोचिए, सरकार अगर भविष्य में इस योजना को नाम एनपीएस रखती है लेकिन पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं दे दे, अर्थात अब क्या क्या चीजें आपकी बाकी रह गई? एक तो न्यूनतम पेंशन एनपीएस में निर्धारित हो, दूसरा एनपीएस में जो पेंशन मिले उस पेंशन पर हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता लागू हो, और तीसरा 10 साल पर जो वेतन आयोग बनता है उसका लाभ जो मिलता है वो भी एनपीएस वाले लोगों के लिए लागू हो। अगर ये 3 चीजें और एनपीएस में शामिल कर दिया जाए तो एनपीएस में और पुरानी पेंशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एनपीएस जो रुकवाने के जो साथी प्रयास कर रहे हैं उनका प्रयास वो सही दिशा में नहीं है। अगर भविष्य में इसमें परिवर्तन होता है, सरकार कहती है कि जितने भी एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उनको ये सारी सुविधाएं दे दी जा रही हैं या उनके लिए सारी सुविधाएं बहाल कर दी जा रही हैं, और जो साथी हमारे शपथ पत्र दे चुके हैं कि हम एनपीएस नहीं लेंगे, आप सोचिए कि ऐसी व्यवस्था आने के बाद उनका क्या हश्र होगा, वो कैसे फिर उसके लिए लड़ाई छिड़ेगी कि हमको भी उसमें शामिल किया जाए। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप एनपीएस रुकवाने में उलझने के बजाय आप पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़िए, एनपीएस में न्यूनतम पेंशन के लिए लड़िए, एनपीएस पर महंगाई भत्ता मिले इसके लिए लड़िए, एनपीएस पर वेतन आयोगों का लाभ मिले इसके लिए लड़िए, और इसके लिए लड़िए कि एनपीएस हम में जो पेंशन मिलेगी वो हम बीमा कंपनी से नहीं लेंगे, हम सरकार हमको पेंशन दे, सरकार से ही हम पेंशन लेंगे। आशा है आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई सुझाव, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपके शंका की समाधान की कोशिश मैं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय युवा, जय टेवा।